हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टडी 21। दोस्तों, डियर स्टडी 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के स्पेशल सीरीज को देख रहे थे, जिसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हम लोगों ने देखा वैदिक सभ्यता, वैदिक जिसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना करके देखे। फिर हम लोगों ने बौद्ध धर्म को देखा है और फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य को कर रहे थे। मैं जानता हूँ इसके बीच कई सारे टॉपिक है, जैसे कि महाजनपद वाला काल मैंने अभी छोड़ा हुआ है और जैन धर्म मैंने नहीं पढ़ा है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद का मेरा वीडियो उन्हीं दो टॉपिक्स पर होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के वीडियो का पार्ट 3 ये रहेगा। ये मेरा मतलब 2 वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ। पहला वीडियो जो मौर्य साम्राज्य का है, जिसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल से मैंने बताया। उसी में कौटिल्य के बारे में भी बताया हुआ है। फिर उसके बेटा जो थे उसके बारे में, बिंदुसार के बारे में मैंने अच्छी तरह बताया है। फिर सम्राट अशोक के बारे में और कलिंग युद्ध के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। वीडियो का जो पार्ट 2 है मौर्य साम्राज्य का, उसमें मैंने बेसिकली जो है वो मौर्य प्रशासन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आज ये वीडियो पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करेंगे। जिसमें मौर्य साम्राज्य की हम लोग जानेंगे कि जो इतनी हमारी विस्तृत साम्राज्य था, प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर देखा जाए तो पहली बार कोई साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र पर विस्तृत था। जो अब वर्तमान में जो हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और समूचा भारतीय उपमहाद्वीप आप कह सकते हैं, अगर दक्षिण में सिर्फ तमिलनाडु के बाद वाला क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, आपके मन में सवाल उठता होगा कि इतने विस्तृत साम्राज्य जो इतनी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था पर आधारित थी, ऐसे साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। तो इसका पतन ना तो एकाएक हुआ है और ना ही कोई एक कारण इसके लिए जिम्मेवार था। हम लोग इसके पतन के लिए जितने भी कारण जिम्मेदार थे उन सभी को देखेंगे। इसी टॉपिक को आज हम लोग बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन और करेंगे मौर्य कला और वास्तुकला के बारे में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जो कला थी, मौर्य साम्राज्य की कला और वास्तुकला को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो 1 सेकेंड, यस, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मौर्य कला के बारे में थोड़ा सा। तो मौर्य साम्राज्य की जो कला थी ना, वो बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। कैसी थी? उन्नत अवस्था में, मतलब मौर्य साम्राज्य की जो कला थी वो बिल्कुल ही अपने चरम सीमा पर थी। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में, 1 सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस कम के चलते ऐसे मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो मौर्य कला थी उनकी प्रशंसा और उनकी तुलना ईरान से की गई है। मतलब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मौर्य जो कला थी वो कितनी विस्तृत और कितनी अपने उन्नत अवस्था को दिखाती है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में जो इमारत हुआ करते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, ठीक है। किसके? पत्थर के बनाए जाते थे। इसी के साथ बेसिकली जो मौर्य कला को देखा जा सकता है वो उनके स्तंभों में देखा जा सकता है, जिन स्तंभों का निर्माण सम्राट अशोक के काल में बहुत ही भारी मात्रा में हुई है। तो जो भी स्तंभ होते थे उनमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पॉलिश किया हुआ होता था। मतलब इतने पॉलिश किया हुआ होता था, बिल्कुल चमकदार, एकदम चमकता था, ठीक है। मतलब आप देख के कह ही नहीं सकते हो कि इतनी मतलब हाथ से बनाई गई है, ऐसे कुछ मतलब बनाया जाता था, ठीक है। ये ज़बरदस्त टाइप की चमकदार होती थी। और इसी के साथ जो स्तंभ, आपको मैं बता देता हूँ छोटा सा, स्तंभ किस टाइप का होता था। देखिए इस टाइप से मान लीजिए कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो स्तंभ में जो यहाँ पर और ऊपर जा कर के ये होता था, देखते हैं थोड़ा सा हम लोग फिर से, इस तरह से बनता था, इस तरह से। तो सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता था ना, इसमें वहाँ पर जो है बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं कि जो होता था सबसे ऊपर वाला पार्ट, वहाँ पर हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमा, ऐसी जानवरों की कई प्रतिमाएं लगी रहती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, आपके पास अगर सिक्का होगा तो आप सिक्का में देखिए, वहाँ पर किसका? सिंह का चिन्ह होगा, ठीक है। सिंह का चिन्ह में आपको 4 टोटल वहाँ पे दिखाए जाएंगे, जिसमें आपको 3 हमेशा आप देख सकते हैं। अशोक की जो राजयाज्ञाएँ थी, मतलब अशोक की जो भी उनकी आज्ञाएँ होती थी, वो चट्टानों पर और बलुआ पत्थर के ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर दिखाया गया है। बलुआ पत्थर के स्तंभ बने होते थे। आप देख सकते हैं सारनाथ स्तंभ जो है, वो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। उसी अशोक ने जो सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किया है, वहाँ पर आपको उसके शीर्ष पर 4 सिंह दिखाई देंगे, मतलब 4 शेर के छाप दिखाई देंगे, जिसमें और इसी को जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। और इसकी मान्यता 26 जनवरी 1950 को
सब 26 जनवरी 1950 को जो 4 शेरों वाला जो राष्ट्र चिन्ह है, जिसको हम लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में माना है, अशोक स्तंभ आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से। ये कई बार पूछा गया है और ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ में 4 टोटल शेर है, जिसमें आपको एक बार में 3 शेर दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह करके 3 शेर दिखाई देंगे, पीछे वाला आपको नहीं दिखाई देगा। मतलब चारों जो शेर है एक दूसरे की ओर अपना पीठ करके बैठे हुए हैं, तो आपको वहाँ पर 3 शेर दिखाई पड़ सकते हैं। टोटल उसमें 4 शेर के साइन है और सम्राट अशोक का ये स्तंभ है, इसीलिए उसको अशोक चक्र कहते हैं। अब थोड़ा सा वास्तुकला को देखते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य की वास्तुकला को देखा जाए तो इनकी जो इमारत हुआ करती थी, ठीक है, वो बहुत बड़े पैमाने पर पत्थर से बनाई गई थी। मतलब इमारत का निर्माण बहुत ही जबरदस्त बड़े पैमाने पर किया गया था। इसके साथ ही पत्थर के जो स्तंभ होते थे ये वाराणसी के पास चुनार में बनाए जाते थे। कहाँ पर? वाराणसी के पास एक जगह है चुनार। यहाँ पर कुछ साक्ष्य ऐसे पाए गए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर मौर्य काल में पत्थर के स्तंभ से, मतलब पत्थर के स्तंभ बनाए जाते थे और नॉर्मली वो बलुआ पत्थर के हुआ करते थे। किसके? बलुआ पत्थर। तो आपको याद रहेगा। एरियन जो एक यूनानी लेखक है, इनका क्या कहना है कि मौर्य काल में नगरों की संख्या इतनी है कि उन्हें गिन कर ठीक ठीक से बताया नहीं जा सकता। आपने मौर्य साम्राज्य के विस्तृत साम्राज्य या सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया कि मौर्य जो साम्राज्य था वो पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में पहली बार कोई साम्राज्य इतना बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। इसके बाद किसी साम्राज्य का इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र को देखेंगे तो ये समूचा प्रदेश जो है ये हमारा मौर्य साम्राज्य में शामिल था। पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था मौर्य काल में। पूर्वोत्तर भारत में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। मतलब जो ईंटें बनाई जाते थे ना वो पक्की होती थी। ठीक है, इसके बाद आपको मौर्य काल में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोग बिल्कुल कच्चे जगहों पर रहते हैं, झोपड़ियों में रहा करते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम मौर्य काल में पक्की ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे पॉलिशदार मतलब मृदभांड मतलब मिट्टी के बहुत सारे बर्तन पाए गए हैं मौर्य काल के, जिनमें क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है, बिल्कुल पॉलिशदार है। इससे भी हम लोग मौर्य कला का अनुमान लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मौर्य कला के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो गया होगा, जो बहुत ही उन्नत और अपने समृद्ध अवस्था में थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, आगे चल करके बिंदुसार, अशोक जैसे इसके महान शासक हुए। जहां बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य कलिंग और सुदूर दक्षिण क्षेत्र को छोड़ करके समूचा भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य शासन था। वहीं जब सम्राट अशोक शासन में आते हैं तो कलिंग क्षेत्र को भी ये जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिला लेते हैं। समूचा भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान शामिल होता है, ये आगे चल करके इसी विस्तृत मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये लाजमी है आपके दिमाग में सवाल उठना कि इतने विस्तृत इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, इतने बड़े साम्राज्य के पतन के लिए ना तो कोई एक कारण जिम्मेदार था और ना ही एकाएक इसका पतन हुआ था। इसके पतन में एक लंबा समय लगा था। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी तरह मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पतन के लिए बहुत सारे ऐसे कारण जिम्मेदार थे। मैं एक एक कारण को बहुत ही डिस्कशन करूँगा यहाँ पर। तो आप पहला कारण देखिए, पहला कारण क्या है? आर्थिक संकट। जो सेकंड वीडियो है मौर्य काल का जिसमें मैंने अपलोड किया उसमें मैंने आपको बताया है मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें उसकी कर प्रणाली के बारे में आपको बताया गया है। रेवेन्यू सिस्टम जो था ये मौर्य साम्राज्य का बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही कह सकते हैं कि संगठित था। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, लोगों से विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। ठीक है, जिनसे इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। होता क्या है कि जब सम्राट अशोक की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद मौर्य साम्राज्य में जितने भी शासक उसके उत्तराधिकारी बनते हैं, उनके शासनकाल में क्या होता है? उनके शासनकाल में अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर क्यों हो जाती है? तो कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में करों की कर उठाने के लिए, कर लोगों से एकत्रित करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो कमज़ोर जब शासक शासन में आए तब उन्होंने ऐसी व्यवस्था को कायम नहीं रख पाए, मतलब ऐसी व्यवस्था कायम रखने में वो सक्षम नहीं हो पाए। उनसे कहीं कहीं गलतियां हो गई, वो नहीं संभाल सके, जिसके कारण से क्या होती है? अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। और आपको पता होगा कि किसी भी साम्राज्य की
अर्थव्यवस्था डायरेक्टली उसके अस्तित्व से संबंध रखती है। मतलब उसकी अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी वो अपने सैनिकों को या फिर जितने भी उसके अधिकारी हुआ करते हैं उनको वेतन नियमित रूप से दे पाएगी। जब उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी तो वो अपने सैन्य भुगतान जैसी नहीं कर पाएगी, इनकी वहन नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, सैनिक कम हो जाएंगे और बहुत सारे इनकी सुविधाएं, जो बहुत सारे संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे और निश्चित रूप से किसी भी साम्राज्य का पतन होना लाजमी होता है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया क्या होता है? जब सम्राट अशोक शासन में होते हैं तो बहुत सारा ऐसा वे नियम कानून बनाते हैं जिसमें ब्राह्मणों के विरुद्ध में बहुत सारी बातें रहती है। विरुद्ध में क्या, हालांकि उन्होंने अपनी मानवीय नीति को बताया, जैसे कि उन्होंने पशु बलि को अवैध बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि पशु बलि हमें नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी जीव जंतु को जीने का अधिकार है तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। इसके साथ ही यज्ञ जैसे विभिन्न बहुत सारे कर्मकांडों को उन्होंने सही नहीं बताया है। तो आप ही सोच सकते हैं कि जिन ब्राह्मणों की उस समय मौर्य काल में जो पशु बलि या फिर यज्ञ जैसे कर्मकांड से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था, अगर ऐसी क्रियाएं अचानक से किसी सम्राट के द्वारा बंद कर दी जाएगी तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसे ही कुछ प्रतिक्रिया ब्राह्मणों की थी, उनको अच्छा नहीं लगा और इसी का परिणाम था कि उन्होंने अपना सपोर्ट धीरे धीरे कम कर दिया और आगे चल करके मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ये भी एक बड़ा कारण बना था। तीसरा कारण है अशोक के उत्तराधिकारी। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए मौर्य साम्राज्य के, वो आप कह सकते हैं कि वो काबिल नहीं थे या फिर उनमें वो क्षमता नहीं थी कि उतने विस्तृत साम्राज्य को वे कायम रख सके। इतनी जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उनको सुचारू रूप से चला सके, जो केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी उनको चला सके। साथ ही उनका जो कर पद्धति था, मतलब रेवेन्यू सिस्टम था, उसको भी वे लोग ठीक से नहीं चला पाए। तो इस तरह से क्या होता है, दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की जो इनके सेनापति थे, इन्हीं के सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जो खुद एक ब्राह्मण थे। और इन्होंने 185 ईस्वी में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हैं जो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के बारे में मैंने ऊपर बात की, उसी में से एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, इन्होंने अपने सम्राट को ही मार दिया 185 ईसा पूर्व में। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य बिल्कुल पतन हो ही गया। ठीक है, इसके साथ ही और एक कारण है केंद्र से प्रांत की दूरी। केंद्र से प्रांत की दूरी मतलब आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र से इसके अगल बगल में क्षेत्रों में नियंत्रण रखा जाता था। इसके साथ ही जो प्रांतीय क्षेत्र थे अलग अलग, जैसे कि उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, तो इन क्षेत्रों से उनकी जो प्रांतीय राजधानियाँ थी वहाँ पर उनसे नियंत्रण रखा जाता था। तो केंद्र से बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण, मान लीजिए कि ये केंद्र है मौर्य साम्राज्य का और इसका क्षेत्र यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये यहाँ तक रख पा रहा है, यहाँ तक रख पा रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना अच्छा से यहाँ नियंत्रण रख पा रहा है ठीक उतना ही अच्छा से यहाँ तक भी नियंत्रण रख पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो केंद्र से प्रांत की दूरी बढ़ जाने के कारण, या फिर बढ़ क्या, मतलब पहले से ही उतना थी, लेकिन जो दुर्बल शासक हुए, जो सबल नहीं थे, वो इतनी दूरी को मेंटेन नहीं रख पाए, प्रशासनिक व्यवस्था को कायम नहीं रख पाए और केंद्र से प्रांत की दूरी मतलब विस्तृत साम्राज्य ही इसका पतन का एक कारण बन गई थी। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया और यहाँ पर शुंग वंश की नींव डाली गई। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने छोड़ दिया है जैन धर्म और महाजनपद काल, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पीटी और मेंस दोनों में होते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विस आदि की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मल जनरल कंपटीशन के भी, तो उनके साथ आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्ट्री सिर्फ रटाई नहीं बिल्कुल समझाई जाएगी। थैंक यू।